डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की ऑलरेडी 2 विधियों के बारे में अब जान चुके हैं, जहां मैंने आय विधि और उत्पाद विधि के बारे में विस्तार से विद एग्जाम्पल समझाया है। अगर आप में से किसी ने भी अगर उन 2 विधियों के बारे में नहीं जाना है, नहीं सीखा है और नहीं देखा है वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे व्यय विधि के बारे में। व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। हम सब लोग अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ खर्च करते हैं, कुछ ना कुछ व्यय करते हैं। और व्यय किस लिए करते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसे ही देश का हर एक नागरिक अपनी ज़रूरतों पर खर्च करता है। नागरिक क्या, हर एक संस्थाएं अपनी ज़रूरत पर खर्च करती हैं। संस्थाएं क्या, सरकार भी अपनी ज़रूरतों पर खर्च करती है। आयात निर्यात होता है। तो ये जो भी खर्चे होते हैं ना, इन खर्चों का टोटल किया जाता है। क्योंकि जैसे ही मैंने चक्रीय आय का चक्रीय प्रभाव आपको पढ़ाया था, उसमें याद कीजिए बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन से आय का जन्म होता है, आय से व्यय होता है और व्यय से पुनः उत्पादन का जन्म होता है। मतलब ये तीनों ही आपस में जुड़े होते हैं और इन तीनों ही का ही टोटल आपस में बराबर होता है। तो व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो ये समझ लो व्यय विधि क्या है। व्यय विधि एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत देश के नागरिकों के द्वारा किए जाने वाले अंतिम वस्तु और सेवाओं पर व्ययों का योग किया जाता है। मतलब लोग अपनी ज़रूरतों पर जो भी खर्च करेंगे, मतलब अपने उपभोग के लिए जो कुछ भी व्यय करेंगे, उसको हम बोलते हैं अंतिम व्यय विधि या फिर उपभोग विनियोग विधि। मतलब अपनी ज़रूरतों पर खर्च करेंगे। घरेलू ज़रूरतें होती हैं, उत्पादन की ज़रूरतें होती हैं। हर एक ज़रूरत के लिए पूरा करने के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। उसको बिना खर्च करके कहेंगे हर एक चीज़ होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो आपको व्यय करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। इवन आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको गर्लफ्रेंड को मनाना है तो उसके पीछे खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि फ्री में आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो दैट मीन्स व्यय, हर एक नागरिक कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग खर्च करता है। देश के सभी खर्चों को जो अंतिम होता है, अंतिम रूप से होता है, अंतिम वस्तु और सेवाओं पर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उन सब का योग ही यहाँ पर व्यय होता है। और व्ययों का योग करेंगे तो उससे बन जाता है हमारा कुल व्यय। तो बात यह है कि कुल व्यय, क्योंकि व्यय अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है, व्यय अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं व्यय विधि के द्वारा, तो ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि इसके कुछ चरण भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यय होते हैं। लेकिन वो सबको बात छोड़ेंगे, हमें व्यय विधि की परिभाषा को जानना जरूरी है कि व्यय विधि किसे बोलते हैं। अगर नॉर्मल की बात करते हैं, व्यय विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत एक देश के सभी नागरिकों के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए गए व्ययों का योग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय, सकल घरेलू उत्पाद मतलब वस्तु और सेवाओं पर, यानी कि अंतिम वस्तुओं पर किए गए व्ययों का योग, या अंतिम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है कि जो कुल व्यय होता है, व्ययों का योग करते हैं। क्या करते हैं? व्ययों का योग। तो ये व्ययों का योग हमारा क्या निकल के आता है? कुल व्यय, कुल खर्च। और यही कुल व्यय बाद में हमारा क्या बनता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी बनता है, जीडीपी एमपी। तो यहाँ पर जब व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की बात करेंगे कैलकुलेशन की, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप टू स्टेप कैलकुलेट होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एक देश में व्यय करने वाले तमाम क्षेत्र होते हैं, तो सबसे पहला कदम ही यही होता है कि व्यय करने वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है, यानी कि अंतिम व्ययों की पहचान की जाती है कि एक देश में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो खर्च करते हैं, अंतिम व्यय करते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रमुखतः 4 क्षेत्र होते हैं, जिसको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, जिसमें है परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व। ये जो परिवार क्षेत्र है, इन परिवारों क्षेत्रों की जो व्यय होता है उसको बोलते हैं हम घरेलू व्यय। उत्पादक क्षेत्र की वे जो व्यय होती हैं उसको बोलते हैं निवेश, यानी कि उत्पादन के लिए किया गया व्यय। सरकारी क्षेत्र की जो व्यय होती हैं उसको बोलते हैं हम सरकारी व्यय। और शेष विश्व के द्वारा व्यय किया जाता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर। तो ये सभी प्रकार के अपने अपने क्षेत्रों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। घरेलू क्षेत्र की ज़रूरतें क्या होती हैं? घरेलू क्षेत्र की अपनी घरेलू व्यय होता है जो अपनी ज़रूरतों पर खर्च होता है। जैसे हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए,
खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, दूसरे साजो सामान चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कार चाहिए, हमारी बहुत सारी ज़रूरत होती है। तो घर में रहने वाली जो पारिवारिक ज़रूरतें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। सबसे पहली जो व्यय होता है वो पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने पर किया गया व्यय, जिसको हम घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जाने वाला व्यय या परिवार क्षेत्र के द्वारा किया जाने वाला व्यय कहते हैं। दूसरा, उत्पादक क्षेत्र। एक उत्पादन कार्य के लिए, जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो ज़मीन चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप खर्च करोगे, ये फ्री में आएगा नहीं, खर्च करना पड़ेगा। तो एक उत्पादक वस्तुओं की उत्पादन करने के लिए जो ज़रूरत का सामान है वो खरीद के लेके आता है, फ्री में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उत्पादकों के द्वारा किया जाने वाला व्यय कहते हैं इसको। सरकार को देश का विकास करना है, सरकार को सरकारी सेवाएं देनी है, सरकार को तमाम काम करने होते हैं, सेवाओं के बदले में सैलरी देनी होती है, मजदूर देना होता है, इसके अलावा ब्याज देना होता है, तमाम सरकारी खर्चे होते हैं। तो सरकार के द्वारा किया गया खर्च, इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लेन देन होता है। तो 4 प्रमुख क्षेत्रों के द्वारा किए गए व्ययों की पहचान की जाती है। तो जब व्ययों की पहचान की जाती है, दूसरा कदम होता है अंतिम व्ययों की गणना, कि जो अलग अलग क्षेत्र होता है, सभी क्षेत्र मिलकर जो खर्च करते हैं, वो जो अंतिम व्यय होता है उसको कैटेगरी में बांटा जाता है। बेसिकली तो हम अपनी बुक में पढ़ते हैं 4 प्रकार के व्यय, लेकिन अगर नॉर्मल अगर क्या करें, एक ऑथोराइज कैटेगरी बनाते हैं, 3 प्रकार का होता है। एक होता है अंतिम उपभोग व्यय, एक होता है विनियोग या सकल पूंजी निर्माण, और एक होता है वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध निर्यात, यानी कि आयात और निर्यात और आयात का अंतर। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय करने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र है, दैट इज निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। घर की ज़रूरतें और देश की ज़रूरतें, जब निजी व्यक्ति अपनी ज़रूरत पर खर्च करता है उसको निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं, और इसको शॉर्टकट में हम सी के द्वारा लिखते हैं। बाईपास सरकारी अंतिम उपभोग को हम शॉर्टकट में कैपिटल GC लिखते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा देश के विकास के लिए किया जाने वाला व्यय। फिलहाल मैं अभी डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा होता है विनियोग या सकल, ये जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये उत्पादकों के द्वारा किया जाने वाला व्यय होता है, इनकी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय। और ये व्यय 2 प्रकार का हो सकता है, एक निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला व्यय, और दूसरा सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय, यानी निजी विनियोग यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का टोटल करेंगे तो बनता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और तीसरा होता है एक देश का दूसरे देश के साथ आयात निर्यात होता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सम है वो है निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का एक्स ले लिया, इंपोर्ट का एम ले लिया, तो इसको शॉर्ट में शो करते हैं एक्स माइनस एम। तो इन सभी सेक्टर को बाद 1 बाय 1 समझे। सबसे पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी परिवारों के द्वारा, देश के निवासियों के द्वारा घरेलू क्षेत्र, जिसको बोलते हैं परिवार क्षेत्र के द्वारा किया जाने वाला व्यय, यानी कहते हैं इसको घरेलू व्यय। परिवार की अपनी ज़रूरतें होती हैं, परिवार की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनको वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता होती हैं, और वस्तु और सेवाओं पर किए गए व्ययों का योग किया जाता है। तो परिवार क्षेत्र के द्वारा अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वस्तु और सेवाओं का उपयोग किया जाता है, उस पर किया गया व्यय ही हमारा क्या होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। शॉर्टकट में इसको कैपिटल C के द्वारा दिखाया जाता है। कैपिटल C का मतलब कंजप्शन, और कंजप्शन वर्ड डायरेक्टली ज़रूरतों पर किए जाने वाले खर्च से जुड़ा रहता है। दूसरा जो वर्ड है दैट इज सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकार के द्वारा देश के विकास के लिए अंतिम रूप से सरकार के द्वारा सड़कें बनानी है, सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना है, सरकार के द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज देना है, सरकार के द्वारा हॉस्पिटल चलाना है, सरकार के द्वारा शिक्षा संस्थाएं चलनी हैं, तब पेंशन देना है, बेरोजगारी भत्ता देना है, तमाम खर्चे होते हैं। तो सरकार के द्वारा देश के विकास के लिए तमाम जो खर्चे होते हैं उन खर्चों का योग किया जाता है। जैसे कर्मचारियों पर किया गया वेतन, सरकार द्वारा सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का क्रय करना, विदेशों में वस्तु और सेवाओं की शुद्ध क्रय करना, ये सब सरकारी सेवाएं होती हैं जो देश के विकास के लिए करना होता है, और इसको शॉर्टकट में हम कैपिटल G से शो करते हैं। तीसरा है विनियोग या सकल पूंजी निर्माण। इसको कभी कभी आपके ध्यान में ना, इसको पूरा वर्ड लिखा जाता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण।
सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब हम पूंजी निर्माण की बात करते हैं इसमें जो है मूल्यह्रास का मूल्य जुड़ा हुआ रहता है। तो एक देश में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलके निवेश की प्रक्रिया करते हैं, दोनों ही उत्पादन का कार्य करते हैं। एक उत्पादक उत्पादन के लिए जो भी व्यय करेगा उस व्यय को हम क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। और निवेश का दूसरा नाम होता है सकल पूंजी निर्माण, यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण करना है, जैसे आपने एक मशीन खरीदा तो पूंजी में वृद्धि करी, अपने ज़मीन खरीदा, आपने अपने फैक्ट्री की बढ़ा दी, अपनी दुकान का साइज़ बढ़ा दिया, तो ये सब पूंजी निर्माण की कैटेगरी में आता है। पूंजी निर्माण के दो प्रमुख तत्व होते हैं, एक जो निवेश होता है स्थिर संपत्तियों पर किया जाता है, दूसरा स्टॉक में किया जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक। और स्टॉक में परिवर्तन को हम इस तरह दिखा सकते हैं, हमारे पास जो भी अंतिम स्टॉक होता है, अंतिम स्टॉक में से माइनस कर देते हैं आरंभिक स्टॉक को, आरंभिक स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक का अंतर ही होता है स्टॉक में परिवर्तन। शॉर्टकट में इसको डेल्टा एस के रूप में भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में सकल पूंजी निर्माण दे रखा है और सकल घरेलू पूंजी निर्माण भी दे रखा है तो वो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन दोनों का टोटल जब हम दोनों को जोड़ेंगे तब जाके वो सकल पूंजी निर्माण के रूप में बनता है। अगर ये नहीं दे रखा है तो अगर दोनों अलग अलग स्थिर पूंजी निर्माण और स्टॉक दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तब जाके ये पूरा होगा। इसके बाद तीसरा क्षेत्र होता है, चौथा क्षेत्र होता है शेष विश्व के द्वारा किया जाने वाला आयात और निर्यात। जाहिर सी बात है एक देश कभी भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो सकता, विदेशों के साथ व्यापार करना ही पड़ेगा। तो विदेशों से जब व्यापार होता है वो होता है निर्यात और आयात, दैट मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं और जितना हम इंपोर्ट करते हैं इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है शुद्ध निर्यात होता है। और शुद्ध निर्यात को हम शॉर्टकट में x माइनस m के रूप में दिखाते हैं। इसको भी यहाँ पर तो चार प्रमुख क्षेत्रों के द्वारा किए जाने वाले व्ययों का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये हमने पहले कदम में हमने देख लिया जो व्यय। तो तीसरा जो कदम होता है, अब हम क्या करेंगे, सभी व्ययों का योग करके कुल अंतिम व्यय या फिर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एमपी की गणना करेंगे। तो जीडीपी एमपी कुल अंतिम व्यय की गणना करने के लिए जितने भी व्यय है चारों क्षेत्रों के द्वारा जो भी मैंने अपने बताया, निजी उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात, इन सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो फार्मूला यहाँ पर बनता है कुल अंतिम व्यय, कुल अंतिम व्यय बराबर जितने भी आपके क्षेत्र है तीनों क्षेत्रों के, चारों क्षेत्रों के, जिसमें आता है निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात, इन सभी प्रकार के व्ययों को आपस में जोड़ देंगे। शॉर्टकट में वो लिख सकते हैं कि जीडीपी एमपी बराबर होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये सी निजी अंतिम उपभोग व्यय, जी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, आई सकल घरेलू पूंजी निर्माण या फिर इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया शुद्ध निर्यात। तो ये शॉर्ट फार्मूला होता है, इससे जल्दी याद होगा। फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म आपको पता पड़ना चाहिए हमेशा। तो ये होने के बाद जैसे ही हमारे पास कुल अंतिम व्यय आ जाता है तो उसके बाद लास्ट स्टेप में हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपीएफसी। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कुछ अलग से फार्मूला जो मैंने ट्रिक बताया था अवधारणाओं को आपस में कन्वर्ट करने वाला, वही यूज़ करते हैं। हमें चाहिए राष्ट्रीय आय, क्या चाहिए, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को शॉर्ट में बोला जाता है एनएनपीएफसी। और हमने अभी व्यय विधि का प्रयोग करते हुए क्या निकाल लिया, जीडीपी एमपी निकाल लिया, यानी कि कुल अंतिम व्यय निकाल लिया। इसमें से क्योंकि जीडीपी यानी कि ग्रॉस और हमें चाहिए शुद्ध मूल्य, इसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस कर दिया जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को और प्लस कर दिया जाएगा विदेशों से सुसाधन आय को।
NFIA को। जब ये पूरा काम करेंगे तब जाके राष्ट्रीय आय हमें मिल जाएगा। ये कंप्लीट मेथड है, मतलब पहले सभी व्ययों को आपस में जोड़ दो तो GDP MP आएगा, और GDP MP निकालने के बाद आप कुछ भी पूछा जाए अवधारणा, GDP MP को अवधारणाओं में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके लिए जो ट्रिक बताया गया वो। अब इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना तो करेंगे, सही है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी होती है। सावधानी है क्या? यहाँ पर कभी भी पुराने वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अंशपत्र, ऋण पर आदि पर किए जा गए व्ययों को भी शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं, अर्धनिर्मित वस्तुएं, कच्चे माल पर होने वाले व्ययों को भी शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए जाने वाले व्ययों को ही शामिल किया जाता है। केवल अंतिम वस्तु होनी चाहिए जो उपभोक्ताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता, अदरवाइज दूसरी वस्तु की मूल्य को शामिल नहीं करेंगे। सरकार के द्वारा पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, बीमा सहायता, इन सब चीज़ों को भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अब इन सबको जानने के बाद अब हमें क्वेश्चन भी समझना है कि कैसे किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए NNPFC। 2 स्टेप में करना है। पहले स्टेप में GDP MP आएगा, क्योंकि हर बार राष्ट्रीय आय ही पूछेगा ऐसा नहीं है। दूसरे स्टेप में हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे? GDP MP, सकल घरेलू उत्पाद। इसके लिए जितने भी व्यय हैं उन व्ययों को ढूंढो और उसको लिखो। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, निजी अंतिम उपभोग दिया हुआ 900, ये हमारा C हो गया। लाभ इसमें शामिल नहीं होता है, काट कर देंगे। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 400, ये G हो गया। अभी मैंने बताया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसको शॉर्टकट में NIT बोलते हैं, राष्ट्रीय निकालने के लिए आवश्यकता है। कुल घरेलू पूंजी निर्माण यानी कि सकल, कुल मतलब सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यानी कि ये हो गया हमारा I। स्टॉक में परिवर्तन, जब कुल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है तो स्टॉक में परिवर्तन को शामिल नहीं करेंगे। अगर वहाँ पर स्थिर लिखा होता कुल घरेलू या फिर शुद्ध घरेलू या कुल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, तब हम स्टॉक में परिवर्तन को शामिल करते हैं। यहाँ पर स्टॉक को परिवर्तन को शामिल नहीं करेंगे। विदेश उत्पादन कारक, शुद्ध कारक है, यानी कि ये हो गया NFIA। स्थिर पूंजी का उपभोग, ये हो गया डेप्रिसिएशन, और ये हो गया शुद्ध आयात। शुद्ध आयात शुद्ध निर्यात का उल्टा होता है। शुद्ध आयात दे रखा है, इसका मतलब ये हमारे लिए माइनस की वैल्यू है। इन सभी चीज़ों को आपस में रखिए, मतलब ये हो गया हमारा X माइनस M। तो GDP MP के लिए C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, चारों प्रकार के व्ययों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर निजी अंतिम उपभोग हो गया 900, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हो गया 400, शुद्ध निवेश हो गया आपके पास 250, और शुद्ध निर्यात आयात निर्यात का उल्टा होता है, तो ये कुछ नहीं दे रखा है तो माइनस में लिखेंगे। तो ये हो गया 9 और 4 13, 13 और 2 1550 माइनस 20, तो आंसर हो गया 1520 करो। ये हो गया GDP MP। अभी हमें क्या निकालना है? राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करनी है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यानी कि NNPFC चाहिए, और NNPFC निकालने के लिए हमने GDP निकाल लिया है, GDP MP। उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। ये फार्मूला लगाते हैं, सभी की वैल्यू को रख दो। GDP MP अभी हमने निकाला, कितना हो गया? 1520। ठीक है, मूल्यह्रास हमारे पास कितना दे रखा है? स्थिर पूंजी का उपभोग, ये हो गया 20। NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है? देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है यहाँ पर 100, और विदेशों से शुद्ध साधन आय कितना दे रखा है? विदेशों से शुद्ध यानी कि कारक और साधन एक ही चीज़ होता है, दैट इज माइनस का 40। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस का 40। अब भाई सबको ऐड करो, जोड़ो, कैसा होगा? ये हो गया 1520 में से 20 माइनस हो गया 1500, 1500 में से 100 माइनस हो गया 1400, 1400 माइनस 40, तो ये हो गया आंसर 1360 करोड़। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, थ्योरी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने को जरूर बताइएगा। आपको डाउट को पूरा करना, मतलब सॉल्व करना ही मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन पूछेंगे तभी सॉल्व होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह होता है तो ये पूरा आपके पास फॉलो करने के लिए फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, और कमेंट बॉक्स तो है ही है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।